क्वेश्चन है आपका। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर। तो 9 क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके मैंने कई सारे क्वेश्चन और लिखे हुए जिनका आंसर लगभग एक जैसा ही है। थोड़ा मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर को नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस एलोबोरेट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर टूवर्ड्स द कोर्ट, क्लाइंट एंड सोसाइटी। एक जो वकील है उसके अपने क्लाइंट के लिए, कोर्ट के लिए और सोसाइटी के लिए क्या जिम्मेदारी है। डिस्कस द राइट अवेलेबल टू एन एडवोकेट। एक एडवोकेट को क्या राइट्स अवेलेबल है। अब राइट्स उसके एज एन एडवोकेट, व्हाट क्वालिटीज अ पर्सन शुड हैव टू बिकम एबल एंड सक्सेसफुल एडवोकेट। एक कामयाब वकील बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। स्टेट द क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर बीइंग एनरोल एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट। एडवोकेट एक्ट के अंदर अगर आपको एनरोल कराना अपने आप को एज एन एडवोकेट, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। रेमेडीज क्या अवेलेबल इफ इनरोलमेंट कमिटी रिफ्यूज टू इनरोल अ पर्सन। अगर एक इनरोलमेंट कमिटी एक पर्सन के इनरोलमेंट को रिफ्यूज कर देती है तो क्या रेमेडीज हैं आपके पास। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द नेम ऑफ एडवोकेट फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनदर। तो एक स्टेट रोल से अगर दूसरे स्टेट रोल में ट्रांसफर होना हो किसी एडवोकेट को, जब दिल्ली से यूपी ट्रांसफर होना हो, तो क्या प्रोसीजर है इसका। तो सबसे पहले हम क्वालिटीज पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति को एडवोकेट बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए। तो क्वालिटीज ऑफ पर्सन शुड हैव टू बिकम एबल एंड सक्सेसफुल एडवोकेट। Become an, becoming an adept and successful advocate require a combination of inheritance qualities, acquired skill, and deep commitment to the principle of justice. एक व्यक्ति को अगर कामयाब वकील बनना है तो उसके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए और डीप कमिटमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के साथ। तो किसी को भी अगर अच्छा प्रोफेशनल एडवोकेट तैयार होना है तो उसको लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए सबसे पहले। गुड कम्युनिकेशन और नेगोशिएबल स्किल, उसके पास एक अच्छी बोलने की क्षमता होनी चाहिए और नेगोशिएशन करने की स्किल्स होनी चाहिए। अब कोई भी एडवोकेट अगर आप देखेंगे तो एडवोकेट को क्या करना है, कोर्ट में जाके जिरह बहस करनी है। तो जिरह बहस करने के लिए उसको अच्छा कम्युनिकेटर होना जरूरी है, तभी वो इस तरह की जिरह बहस कर सकता है कोर्ट में। दूसरा, डिसीजन मेकिंग स्किल, एक एडवोकेट को तुरंत डिसीजन लेना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाले एडवोकेट ने किसी चीज़ का कोई इल्ज़ाम अपनी पार्टी पर लगाया, तो उसको तुरंत उसको डिफाइन करना है। तो इसलिए उसके पास लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है, एकदम से तुरंत जवाब देने की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्किल होना जरूरी है एडवोकेट के पास। एनालिटिकल स्किल एंड लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, एक एडवोकेट को किसी भी सिचुएशन को, परिस्थिति को एनालाइज करने की पावर होनी चाहिए और लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से तुरंत डिसीजन ले सकता है। अब है रिसर्च स्किल। जैसे आपको पता है कोई भी केस अगर एडवोकेट के पास आता है तो उसको रिसर्च करनी पड़ती है, ये अहम उसके साथ जुड़ा हुआ उसका काम है, प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पुराने केस लॉस चेक करना, एक्ट प्रॉपर एक्ट को सर्च करना, तो रिसर्च वर्क जरूरी है उसके लिए, तो रिसर्च स्किल होनी चाहिए। प्रिजर्वेंस, उसको प्रिजर्वेंस करना चाहिए। प्रिजर्वेंस किसकी, एडवो उसको जो भी एक्ट है उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। विटनेस के उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना चाहिए उसको, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कन्फ्रेंस करानी है उसको कोर्ट के अंदर, किसी भी विटनेस को ले जाना है, तो उसको उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब है क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम होगी एडवोकेट के सामने, किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो उसको क्रिएटिव थिंकिंग यूज करनी चाहिए अपनी। राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्किल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो आपने लिख दिया वही चलता है, बोलने से नहीं चलता, मतलब वक्तम नहीं चलता है, लिखतम चलता है। तो इसलिए ड्राफ्टिंग स्किल होना जरूरी है एडवोकेट के अंदर। लिसनिंग स्किल, आपको लिसन करना जरूरी है। ये नहीं है कि आप अपना बोले जा रहे हैं, सामने वाला क्या बोल गया आपको पता ही नहीं लगा, आप तो अपने बोलने में ही लगे रहे। तो इसलिए लिसनिंग स्किल, जैसे क्लाइंट की सुनना, जज की सुनना, अपोजिशन लॉयर की सुनना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सुनना, तो लिसनिंग स्किल होना जरूरी है, नेसेसरी है। अटेंशन टू डिटेल, किसी भी डिटेल के साथ उसको, मतलब उसकी इतनी शार्प आइज होनी चाहिए कि कोई भी उसके सामने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट आता है तो क्लियरली उसके अंदर से वो मटेरियल निकाल सके जिसकी उसको जरूरत है, जो उसके केस से रिलेटेड है, जो उससे क्लाइंट से रिलेटेड है, इस तरह की चीज़ें वो बिल्कुल वहाँ से बारीकी से निकाल ले। कॉम्प्रिहेंशन स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल का मतलब होता है कि जैसे कहानियाँ बनाते हैं, आपको पता है कि कोई भी जब केस फाइल तैयार की जाती है उसमें कहानियाँ लिखी जाती है, इंसिडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किसको मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, इसने ये मारा, वो, इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन ही बनाई जाती है केस के अंदर। कंपनसेशन, सॉरी कंपैशन, कंपैशन मतलब इमोशनल बैलेंस।
एडवोकेट को किसी के साथ कोई इमोशनली अटैच थोड़ा ना होना है, उसका कोई फैमिली मैटर या कोई फैमिली चीज, फैमिली सेटलमेंट थोड़ी ना हो रहा है या फैमिली रिलेशन थोड़ा ना बिल्ड कर रहा है। तो क्लाइंट के साथ क्लाइंट जैसा बिहेवियर होना चाहिए, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट। तो एडवोकेट के ड्यूटीज क्या क्या है? ड्यूटी टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द कोर्ट। उसकी ड्यूटी क्या है? डिग्निटी और डेकोरम मेंटेन करे कोर्ट के अंदर। डिग्निटी मतलब मजिस्ट्रेट का जैसा मान होना चाहिए कोर्ट के अंदर। कोर्ट का जो सिस्टम है, ये नहीं है कि बार बार वो जाके मजिस्ट्रेट को अप्रोच करता रहे जबकि उसका नंबर अभी आया नहीं है। तब तो नंबर का पेशेंसली वेट करे, जब उसका मैटर कॉल हो तब जाके प्रॉपर तरीके से फुल एडिकेट्स के साथ अपनी बात को प्रेजेंट करे। ये डेकोरम ऑफ द कोर्ट हो गया। ड्यूटी टू असिस्ट द कोर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। उसकी एक और ड्यूटी है कि वो कोर्ट की मदद करे। किसे मदद करे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कोर्ट की प्रक्रिया जिस तरह की बनाई गई है उसी तरह की प्रक्रिया को चलाने में वो हेल्प करे, मदद करे। ऐसा ना हो कि बीच बीच में जज को या जो क्लर्क है या जो टाइपिस्ट है, जो रिकॉर्डर है, उसको डिस्टर्ब करता रहे, बीच बीच में क्वेश्चनिंग करता रहे, बिना बात के परेशान करता रहे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी टू कॉन्फिडेंशियलिटी। एक और जिम्मेदारी एडवोकेट की है कि वो अपने क्लाइंट की हर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे। ये ना हो कि आज उसका क्लाइंट है तो उसने इन्फॉर्मेशन सारी उससे ले ली, और जब क्लाइंट ने उसकी फीस दी या कोई और डिस्प्यूट हुआ तो उसने क्लाइंट को छोड़ दिया और उसकी बातें लीक कर दी दूसरी पार्टी को। तो कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना ये लॉयर की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है उसकी। चाहे क्लाइंट उसके पास रहे या ना रहे, लेकिन वो उसकी बातें अपने पास ही रखेगा, पब्लिक नहीं करेगा। ड्यूटी टू कैंडिड विद द कोर्ट। कैंडिड विद द कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट जो भी ऑर्डर देती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट में झूठे गवाह खड़े ना करना, ठीक है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देना, कोई झूठे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं करना, कोई गलत आर्ग्यूमेंट नहीं करना। जैसे बहुत से वकील करते हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, कोई झूठा मूठा सबूत बनवा लाते हैं, खुद ही डॉक्यूमेंट तैयार करवा लाते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। ये ड्यूटी है एडवोकेट कि वो न्याय की जो है निष्पक्षता उसको बनाए रखे। ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। उसकी एक और ड्यूटी है कि कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे तो उस ऑर्डर को वो रिस्पेक्टफुली जो है ओबे करे। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने बोला कि चुप हो जाए, लेकिन आप बोले ही जा रहे हैं, तो कोर्ट की आपको ये जरूरी है कि कोर्ट का रिस्पेक्ट करें आप। ड्यूटी टू पंचुअल एंड प्रिपेयर। आपको पंचुअलिटी को फॉलो जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोर्ट जो है वो 10 बजे शुरू होता है, तो आप वहाँ पे पहले ही पहुँच जाए, अपनी बारी का इंतजार करें, पंचुअलिटी को फॉलो करें। ये ना हो कि कोर्ट ने 4 बार आवाज़ लगाई और आप वहाँ मौजूद ही नहीं। ये बात अलग है कि आपको किसी और कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो आपने अपने क्लाइंट को या किसी और अपने जूनियर एडवोकेट को, ठीक है, या आपने प्रॉक्सी काउंसिल को वहाँ भेज रखा है और बोल दिया मजिस्ट्रेट को कि सर अभी वकील साहब दूसरी कोर्ट में बिजी हैं या दूसरे कोर्ट में बिजी आ जाएंगे 1 घंटे आधे घंटे में, तो ये एक अलग तरीके का एक्सक्यूज़ है। लेकिन ये ना हो कि आप जानबूझ के घर से ही नहीं निकले हैं, उधर कोर्ट जो है चिल्ला रही है कहाँ है वकील साहब, और आपका क्लाइंट भी परेशान हो रहा है। ड्यूटी टू फेयर एंड ऑनेस्ट एडवोकेट। आपकी एक और ड्यूटी है कि आप झूठे केसेस को ना लड़ें, फेयर और ऑनेस्टी के साथ ही केसेस को लड़ें। मतलब ऐसे केसेस को लें जिसमें आपको विश्वास हो कि क्लाइंट निर्दोष है, बेगुनाह है। ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म्स ऑफ द कोर्ट। कभी आपको कोर्ट की या कोर्ट कॉम्प्लेक्स की या बार काउंसिल की या मजिस्ट्रेट की कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। मतलब आपकी ये ड्यूटी है कि आप जो है डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है कोर्ट की बनाए रखें। ड्यूटी टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर एंड डायरेक्शन। कोई कोर्ट कोई भी ऑर्डर देती है, कोई डायरेक्शन देती है, तो उस डायरेक्शन को आप फॉलो करेंगे, जैसे कोर्ट बोल रही है वैसे ही करेंगे। अगर कोर्ट ने बोला है कि अगली डेट में आपको अपने एविडेंस को पेश करना है, तो आप नेक्स्ट डेट पे जाकर कोई एक्सक्यूजेस नहीं मांगेंगे जब तक ज़रूरी ना हो, और आपको प्रॉपर तरीके से कोर्ट की कार्रवाई को चलाने में हेल्प करनी चाहिए। ठीक। ड्यूटी टू अवॉइड द फ्रिवोलियस एंड वेक्सियस लिटिगेशन। बहुत मुझसे कुछ वकील ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। मतलब कुछ बात होती नहीं है, कहानियाँ इतनी लंबी लंबी लिख देते हैं कि मजिस्ट्रेट भी परेशान होता है उसको पढ़ के फैक्ट निकालने के लिए, और जो अपोजिशन लॉयर है वो भी परेशान हो जाता है कि उनकी कहानियाँ बना दी इन्होंने। तो इस तरह के जो वेक्सिशियस लिटिगेशन है वो नहीं बनानी चाहिए। ड्यूटीज फॉर एन एडवोकेट टूवर्ड्स द क्लाइंट। अब एक एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति क्या ड्यूटी है? तो पहली ड्यूटी है लॉयल्टी की, ईमानदारी की और कमिटमेंट की। जो भी कमिटमेंट वो अपने क्लाइंट से कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ करेगा, और पूरी ईमानदारी से उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करेगा। ये ड्यूटी है एडवोकेट की। मतलब क्लाइंट के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा,
क्लाइंट जैसे बहुत से एडवोकेट मान लो कि क्लाइंट से फीस ले ली और सामने वाली पार्टी से पैसे लेकर अपने क्लाइंट के केस को ठीक से रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी और कमिटमेंट, जो बोला है एडवोकेट को उसी तरह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी। ड्यूटी टू प्रोवाइड द कॉम्पिटेंट एंड डेलीजेंट रिप्रेजेंटेशन। देखो, डेलीजेंट रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है एडवोकेट टू एडवोकेट। मतलब हर एक एडवोकेट का अपना एक तरीका है, अपनी एक क्षमता है उसकी करने की, उसी हिसाब से वो जो है अपने काम को करता है। लेकिन फिर भी उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि वो ईमानदारी से पूरे प्रॉपर तरीके से पूरे डेडिकेशन से किसी भी केस को फाइट करे। ड्यूटी टू डिस्क्लोजर एंड इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कंसेंट। बिना क्लाइंट के कंसेंट लिए उसकी किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, किसी लीगल इंफॉर्मेशन को कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा। ये किसकी ड्यूटी है? एडवोकेट की ड्यूटी है क्लाइंट के लिए। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमेशा कोशिश करनी चाहिए एडवोकेट को कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, मतलब एडवोकेट का और उसके क्लाइंट के बीच में कोई इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्शन ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे एक केस आया था 30 हजारी कोर्ट में कि एक क्लाइंट था, उसकी ज़मीन का विवाद चल रहा था अपने भाई से, वो कि एक एडवोकेट के पास गया केस लेके, और एडवोकेट ने वो केस ले लिया उसका। एडवोकेट को ये पता था कि ये केस क्लाइंट जीत जाएगा लेकिन क्लाइंट बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसका भाई जीत जाएगा। तो एडवोकेट ने बीच में क्या किया, उसको बोला कि भाई ऐसा है कि ये तुम पैसे पकड़ो और ये ज़मीन मेरे नाम कर दो। अब मैं जानूँ या तुम्हारा भाई जाने, मैं अपने आप इस ज़मीन को सिर्फ वसूल लूंगा या हासिल कर लूंगा, या नहीं कर पाया तो मेरा लॉस होगा, तुम लॉस से बच जाओगे। तो उसने उसको ज़मीन का सौदा कर दिया, क्लाइंट ने एडवोकेट को, एडवोकेट ने अपनी वाइफ के नाम पेपर करवा लिए, और बाद में वो केस चला और 2 साल बाद वो एडवोकेट उस केस को जीत गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है और वो जीतेगा। अब यहाँ पे जो वो पार्टी थी उसको ऐसा लगा कि एडवोकेट ने उसके साथ धोखा कर दिया, वो उसके खिलाफ पिटीशन लेके बार काउंसिल में शिकायत कर दी कि भाई इन्होंने इसको धोखा दिया एडवोकेट ने। तो एडवोकेट ने कहा मैंने तो प्रॉपर पैसे दे के चीज़ खरीदी है। लेकिन यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी माना गया। एडवोकेट की जो जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट की किसी भी पर्सनल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को ब्रीच नहीं करेगा। तो वहाँ पर उसने क्या किया, क्लाइंट के साथ धोखा किया। उसने उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करके, और उसको पता लग गया था कि केस में स्ट्रांग है और ये वो जीत जाएगा, उसने वो महंगी ज़मीन जो कई लाखों की थी कई हज़ारों में खरीद ली। मतलब कुछ इस तरीके से हुआ। तो इसमें बार काउंसिल ने जो है उस एडवोकेट का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया और साथ में उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। और जो प्रॉपर्टी वो तो बिकी गई थी, वो तो वापस दिलवा नहीं सकती थी बार काउंसिल, उसके लिए उसको डायरेक्शन दे दी क्लाइंट को कि फर्दर केस कर दे कोर्ट में जाके फ्रॉड का। अब है अगली ड्यूटी एडवोकेट की क्लाइंट के प्रति, ड्यूटी टू मेंटेन कम्युनिकेशन एंड अपडेट। लगातार केस में क्या चल रहा है इसकी अपडेशन, इसका कम्युनिकेशन वो अपने क्लाइंट के साथ करता रहे, ताकि क्लाइंट को पता रहे कि उसका केस किस दिशा में जा रहा है, या केस स्ट्रांग है, कमज़ोर है, कैसा है, वीक है, स्ट्रांग है, वो सब उसको पता होना चाहिए। ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। हमेशा एडवोकेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, मतलब उसमें क्लाइंट का फायदा होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके उतना। अब एडवोकेट की सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारी, देखो सारी जिम्मेदारियां तो नहीं आएंगी आपको, सारी ड्यूटी, कोई एक दो ड्यूटी आपसे कोर्स में एग्जाम में पूछ लेगा, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति क्या ड्यूटी है एडवोकेट की। पहली, ड्यूटी टू प्रमोट एक्सेस टू द जस्टिस। उसकी एक ड्यूटी है कि वो जस्टिस की एक्सेस, मतलब वो कोशिश ये करे कि उसके जो क्लाइंट है उसको जस्टिस मिले, न्याय मिले, और साथ में किसी ऐसे केसेस को ना ले जो झूठे केसेस हो, फ्रॉड केसेस हो, इस तरह के केसेस को वो ना ले। तो उसकी ये ड्यूटी है कि अपने क्लाइंट के विश्वास को बनाए रखे और कोई भी ऐसे केसेस को ना ले जो झूठे केसेस हो। वो समाज के प्रति जिम्मेदारी है उसकी। ड्यूटी टू प्रमोट द लीगल एजुकेशन एंड एडवांसेस, हमेशा अपने आस पड़ोस में लीगल एडवाइस करता रहे, सबको लीगल अवेयरनेस देता रहे, लीगल एजुकेशन देता रहे। ये भी जिम्मेदारी है एडवोकेट के समाज के प्रति। ड्यूटी टू अपहोल्ड द रूल ऑफ द लॉ एंड सोशल जस्टिस, कोशिश ये करे कि लॉ के जो कानून है उसकी अवेयरनेस सबके अंदर रहे और कानून के हिसाब से सोसाइटी रन करे। अगर कोई भी ऐसा है जो लॉ ब्रेकर है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की जिम्मेदारी एडवोकेट की होती है। ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टूवर्ड द कलीग्स, अपने कलीग्स के प्रति क्या जिम्मेदारी है एडवोकेट की, जो साथी एडवोकेट है।
ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल कर्टसी एंड कोऑपरेशन, वो अपने साथी वकीलों के साथ कोऑपरेशन करे, सहयोग करे। प्रोफेशनल कर्टसी भी उसकी ड्यूटी है, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल व्यवहार करना चाहिए। जैसे ये नहीं है कि कोर्ट के अंदर दोनों लड़ रहे थे, बाहर जाके दुश्मनी हो गई, वो बाहर आके फिर दोस्ती हो जाते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ पे प्रोफेशनल रोल प्ले कर रहे हैं इस वजह से। ड्यूटी टू रिपोर्ट द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर हो रहा है, कोई एडवोकेट कर रहा है, तो उसकी तुरंत बार काउंसिल में शिकायत करे, ताकि उस एडवोकेट के खिलाफ तुरंत एक्शन ले बार काउंसिल। ड्यूटी टू मेंटर एंड गाइड द जूनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट्स को ट्रेन करना, उनका मेंटर बन के रोल प्ले करना, ताकि उनको सही तरीके से तैयार हो सके। जैसे आप इंटर्नशिप के लिए किसी सीनियर एडवोकेट के पास जाएंगे, तो उसकी ड्यूटी है कि आपको ठीक से ट्रेन करे। ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टूवर्ड द बार काउंसिल, तो बार काउंसिल के लिए क्या ड्यूटी है? पहला, ड्यूटी टू कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स, जो भी एथिक्स एथिक्स के लिए जो रूल्स बनाए हैं बार काउंसिल ने, उन सभी रूल्स को वो प्रॉपरली फॉलो करे। ड्यूटी टू पे ड्यूज एंड फीस, कोई भी फीस या कोई भी ड्यू जो किसी एडवोकेट के ऊपर बार काउंसिल के द्वारा इम्पोज किए गए, उन फीस को, उन ड्यूटीज को वो जो है वो एक्सेप्ट करे। ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन बार काउंसिल एक्टिविटी, एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि बार काउंसिल कोई भी एक्टिविटी है, जैसे कोर्ट में नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है? न्यू ईयर सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन, ठीक है, ईद की पार्टी, ये जो मेन होते हैं उसके फंक्शंस, ये होते होते हैं कोर्ट में, और सभी एडवोकेट को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन जो बार काउंसिल बनाता है, उसको अवॉइड करना, मतलब उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी एडवोकेट की है। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑफ मिसकंडक्ट, कोई भी एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है तो उसकी शिकायत वो बार काउंसिल में कर सकता है। अब एक एडवोकेट की ड्यूटी अपोजिट पार्टी और अपोजिट काउंसिल के प्रति क्या है? जो विपक्षी पार्टी है उसकी, या जो विपक्षी उसका वकील है, उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है किसी भी एडवोकेट की? तो इसकी ड्यूटी है, पहली, ड्यूटी ऑफ फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड द अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी अगर कुछ भी सच कह रही है, फेयर कह रही है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अपने पार्टी, अपने क्लाइंट की सपोर्ट लेने के लिए सच को भी झूठ बनाने की कोशिश करे। ड्यूटी टू प्रोफेशनल कर्टसी टूवर्ड्स द अपोजिट काउंसिल, अपोजिट काउंसिल के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर करे, प्रोफेशनल कर्टसी करे। ऐसा ना हो कि दुश्मनी थोड़ी ना है दोनों की, दोनों एक प्रोफेशनल रिलेशंस की वजह से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ड्यूटी टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द अपोनेंट, किसी भी अपोनेंट पार्टी से, अपोजिट पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने से रोके, कोई भी झगड़ा ना हो जाए कोर्ट में, कि फॉर एग्जांपल वो अपने क्लाइंट की तरफ से वकील लड़ने लग जाए सामने वाली पार्टी से। ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टूवर्ड द लीगल प्रोफेशन, तो लीगल प्रोफेशन के लिए क्या ड्यूटी है एडवोकेट की? ड्यूटी टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द लीगल प्रोफेशन, जो भी उसका लीगल प्रोफेशन है उसका पूरा सम्मान करेगा, ऑनर करेगा, और उसके डिग्निटी को बनाए रखेगा। ड्यूटी टू प्रमोट द लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने आसपास के लोगों को लीगली एजुकेट करना, उनकी कानूनी समझ को बढ़ाना, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना। ड्यूटी टू मेंटेन द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट, जो प्रोफेशनल एडिक्वेट रहते हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन की जाती है एडवोकेट से फुलफिल करने के लिए। ड्यूटी टू अवॉइड द मिसलीडिंग एंड फॉल्स स्टेटमेंट, किसी भी मिसलीडिंग या फॉल्स स्टेटमेंट से बचना। ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी, कोर्ट की कोई भी अथॉरिटी है, किसी भी तरह का डिपार्टमेंट है कोर्ट का, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब है राइट्स क्या है? ये तो सारी एडवोकेट की ड्यूटीज हो गई, अलग अलग ड्यूटीज हैं क्लाइंट के लिए, कोर्ट के लिए, अपोजिशन पार्टीज के लिए, बार काउंसिल के लिए, किसी भी के बारे में भी ड्यूटी आपसे पूछ सकता है। आप जर्नली देखेंगे तो एक ड्यूटी दूसरे से मिलती जुलती सी ड्यूटी है, तो कोई भी 8-10 ड्यूटी ऐसी याद कर लेना जो सब में आ रही है, उन्हीं को हर बार लिख देना जब भी एग्जाम में पूछे। तो इतनी सारी ड्यूटी आपको अलग अलग नहीं करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ ड्यूटियाँ सेम सेम है जो सबको कवर कर रही है, तो ऐसे कुछ ड्यूटीज को अलग कर लेना, 8 या 10 ड्यूटीज को, उससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता भी नहीं। ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना, ये तो हो गया। अब है राइट्स ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट्स के राइट्स क्या क्या है, क्या उसके पास मतलब हक है? तो पहला है एडवोकेट राइट टू प्रैक्टिस, उसके पास कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने का राइट है, वो एक लीगल वे में कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। एडवोकेट राइट टू एंटर एनी कोर्ट एंड ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग, कोई भी कोर्ट अगर चल रही है उसमें उसका मैटर लगा या नहीं लगा, वो उस कोर्ट में जाके उस प्रोसीडिंग को सुन सकता है, यह एडवोकेट के पास राइट है। एडवोकेट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
उसके पास बोलने की आज़ादी है, उसके पास एक्सप्रेशंस की आज़ादी है। एडवोकेट्स राइट टू मीट विद एक्यूज। एडवोकेट के पास एक और राइट है कि वो अपने क्लाइंट से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट जेल में बंद है और सीरियस ऑफेंस में बंद है, तो एडवोकेट ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उससे जाके जेल में भी मिल सकता है बिना किसी प्रीरियर परमिशन के। परमिशन हो या ना हो, वकील को कोई रोक नहीं सकता है अपने क्लाइंट से मिलने से। एडवोकेट राइट टू टेक द फी। उसको पैसे लेने का अधिकार है, अपनी फीस लेने का अधिकार है। एडवोकेट राइट अगेंस्ट अरेस्ट। एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकते। एडवोकेट को अरेस्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, तभी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई जुडिशियल ऑफिसर ही उसको अरेस्ट कर सकता है, पुलिस अधिकारी एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकता है। किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करें तो उसमें अरेस्टिंग हो जाएगी अगर प्रूफ हो। जैसे मर्डर के केस में बहुत सॉलिड प्रूफ है पुलिस के पास, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है एडवोकेट, वरना एडवोकेट को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए प्रीरियर परमिशन मजिस्ट्रेट की लगती है, तभी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एडवोकेट राइट टू सिक्योर द प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन। एडवोकेट का एक और राइट है कि वो प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकता है। उसके क्लाइंट से क्या बात हो रही है, उसकी मतलब जो प्रोफेशनल जो उसके कलीग्स हैं उनसे जो भी बात हो रही है, उसको वो प्राइवेट रख सकता है, उसकी ये अधिकार है। ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट अगेंस्ट द कोर्ट। कोर्ट के अगेंस्ट क्या क्या ड्यूटी है, मतलब उसके राइट्स क्या है कोर्ट के अगेंस्ट, कि वो ड्यूटी है एडवोकेट की कि वो रिफ्यूज कर सकता है किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी भी इलीगल वर्क को जो उसका क्लाइंट उसको करने के लिए बोले। अगर कोई क्लाइंट उसको कुछ इलीगल काम करने के लिए बोलता है तो उसको रिफ्यूज कर सकता है। इसके अलावा नॉट नॉट टू एक्ट इन अ वे दैट ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कोर्ट। कोई भी ऐसा काम है जिससे कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन ब्रेक हो सकते हैं, तो वो उसको करने से मना कर सकता है। ये कोर्ट के प्रति उसके राइट्स है। अपेयर, कोर्ट के अंदर अपेयर हो सकता है वेल ड्रेस मैनर में, मतलब वकील केवल वकील के ड्रेस में ही कोर्ट में आए, ये उसको कोशिश करनी चाहिए। वैसे वो बिना ड्रेस के भी अपेयर हो सकता है, लेकिन जब वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना जरूरी है। इसके अलावा एडवोकेट रिफ्यूज कर सकता है किसको, फाइट अ केस वेयर द जज इज एनी काइंड इन रिलेशन। अगर जज से उसका कोई भी रिलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल जज उसका बड़ा भाई है, उसका कोई ब्लड रिलेशन है जज के साथ, या उसके पिताजी हैं जज, या उसका कोई बेटा है जज मान लो, तो वो रिफ्यूज कर सकता है उस केस में प्रेजेंट होने से। एडवोकेट नॉट परफॉर्म एनी अनएथिकल प्रैक्टिस। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस, कोई भी इलीगल प्रैक्टिस वो नहीं करेगा, ये उसके कर्तव्य है कोर्ट के प्रति। प्रोसीजर टू इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। अब ये सारे राइट्स एंड ड्यूटी कंप्लीट हो गए। अब प्रोसीजर आ गया कि एक एडवोकेट को कैसे रजिस्टर कर सकता है, क्या प्रोसेस है उसका। तो सेक्शन 2(1) जो है हमारा एडवोकेट एक्ट 1961, वो कहता है अगर किसी भी एडवोकेट को इनरोल करना है कोर्ट के अंदर, तो कुछ बेसिक सर्टेन क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। जैसे पहला, वो इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन ही इंडियन कोर्ट में रजिस्टर कर सकता है। दूसरा, उसकी एज कम से कम 21 ईयर हो। तीसरा, उसके पास डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लॉ की डिग्री हो और वो यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो। चौथा, उसके पास वो सारी कंडीशन पूरी करने की पावर और क्षमता हो जो एक एडवोकेट के लिए रिक्वायर्ड है, एक एडवोकेट का नाम जिससे आ सकता है स्टेट रोल में। अब है इनरोलमेंट प्रोसीजर टू इनरोल एज एन एडवोकेट। अब इनरोलमेंट प्रोसीजर क्या है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट जो लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेता है, वो अपने सबसे नियरेस्ट बार काउंसिल के ऑफिस में जाएगा, वहाँ से एक फॉर्म लेगा, उस फॉर्म को इनरोलमेंट फॉर्म कहते हैं, इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। वो उस फॉर्म को भरेगा और उसकी जो फीस है इनरोलमेंट की वो 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये की फीस देके वो फॉर्म ले लेगा दिल्ली बार काउंसिल के ऑफिस से, और उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाएगा। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाएगा, अपनी एलएलबी की डिग्री या बीएलएलबी की डिग्री, उसके बाद सभी सेमेस्टर की मार्कशीट। दूसरा, जो उसकी डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, तभी वो माना जाएगा। अगर वो एलएलबी है, मानो बीएलएलबी वाला बच्चा है वो तो खाली लॉ की डिग्री लगाएगा, लेकिन जो एलएलबी वाला बच्चा है वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी लगाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद उसने एलएलबी की है, इसलिए ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट्स हैं वो सारी लगा देगा। उसके बाद जितनी भी फोटो कॉपी लगा रहा है ये सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद 12वीं की मार्कशीट लगाएगा वो, 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट, फिर 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ देगा रेजिडेंस का, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस,
या पैन कार्ड, ये सारे आपके एड्रेस प्रूफ हो गए ना, जो भी एड्रेस जिस पे आपका लिखा हुआ है उसको देगा वो। उसके बाद फिर वो डिक्लेरेशन करेगा कि जो भी उसकी अटेंडेंस रही थी कॉलेज के अंदर वो 66% रही थी। जब भी उसने 3 साल या 5 साल का कोर्स किया तो मिनिमम 66% उसकी अटेंडेंस थी, या डिक्लेरेशन फॉर्म पे वो साइन करेगा। उसके बाद फिर उसकी यूनिवर्सिटी उसको एक करेक्टर सर्टिफिकेट देगी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे करेक्टर सर्टिफिकेट देगी। वो ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट वो लगा देगा यहाँ पे। अगर उसका गैप रह गया, मान लो कि उसने 2020 में डिग्री की और 23 में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो जो गैप ईयर रह गया उसके लिए एक एफिडेविट बना के उसको देना पड़ेगा कि गैप क्यों रह गया, क्या रीज़न था गैप होने का। फिर वो ये भी एक सर्टिफिकेट लगाएगा कि वो किसी एक एडवोकेट के पास इंटर्नशिप कर रहा है पिछले 6 महीने से, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने से। उसका एफिडेविट 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे दिया जाएगा और एक एडवोकेट उसको साइन करके देगा, मतलब जिसके पास वो प्रैक्टिस कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसकी फोटो खींचेगी पासपोर्ट साइज। उस फोटो में उसने ब्लैक कोट पहना हो, व्हाइट शर्ट पहनी हो और ब्लैक टाई लगाई हो, ये उसकी एक फोटो होगी जो उस फाइल पे लगेगी, ठीक है। इसके अलावा जो उसका कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल कि वो किसी लॉ फर्म में काम कर रहा है या लॉ फर्म के साथ रजिस्टर्ड है, तो उस लॉ फर्म की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी उसको लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई भी लॉ फर्म में नहीं है तो गुड मॉरल कैरेक्टर का व्यक्ति है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन उसको ऐसे एडवोकेट का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसका कम से कम रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में 10 साल पुराना हो, वही उसको ट्रेन कर सकता है। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल बना के वो सबमिट कर देगा बार काउंसिल ऑफ के ऑफिस में, और वहाँ से उसको एक चालान दे दिया जाएगा। उस चालान को वहाँ पे जो बैंक है उसी बार काउंसिल का जो बैंक है उसमें वो जाके जमा कर दे। जैसे IDBI बैंक है इसका, फिर भी और भी अगर कोई स्टेट में कोई और बैंक है तो वहाँ पर वो अपने फीस के चालान को जमा कर देगा। ये जमा करते ही उसको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एडमिट का, और सॉरी ID कार्ड मिल जाएगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका। और ये आइडेंटिटी कार्ड जो है उसका, और उसका जो एडवोकेट वेलफेयर फंड होगा वो शुरू हो जाएगा उस दिन से। जब वो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम दे देगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम दे देगा और पास हो जाएगा, तो फिर उसका सर्टिफिकेट वो लगा देगा, तो उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन में चेंज हो जाएगा, मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका। ये पूरा प्रोसेस है एक एडवोकेट को इनरोल करने का। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई कमेटी है किसी भी एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है, रिफ्यूज़ करने के अलग अलग ग्राउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस व्यक्ति ने एडवोकेट एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई है उसके पीछे से जो हिस्ट्री है वो ख़राब है, मतलब उसका नाम कई थानों के अंदर लिखा हुआ है, वो कई क्राइम क्रिमिनल मतलब कई क्राइम्स में इन्वॉल्व रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो एडवोकेट बनाएगा नहीं बार काउंसिल, तो उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। या फिर मान लो उसकी कोई शिकायत कर देता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई फेलो एडवोकेट है वो शिकायत कर देगा, भाई इसकी तो यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस ही शॉर्ट थी, ये तो यूनिवर्सिटी कभी जाते ही, जो कॉलेज कभी जाता हमने देखा ही नहीं, घर बैठ के ही पढ़ता रहा और पास हो गया। तो उसने क्या किया, आपकी शिकायत लगा दी, उसको पता था कि ये रजिस्ट्रेशन करा रहा है, इसकी शिकायत लगा दो, शिकायत लगा देगा तो रुक जाएगा आपको। या कोई और एलिगेशन आपके ऊपर लग जाए जो मिसकंडक्ट के हो, कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी ने एक बार इसको बैड करेक्टर का सर्टिफिकेट दिया था, ऐसा कोई और भी चीज़ हो, तो ऐसे किसी भी मिसकंडक्ट में अगर कोई ब्लेम होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, रोक देता है जो बार काउंसिल है। फिर उसके पास क्या ऑप्शन है एडवोकेट के पास, मान लो उसके दोस्त ने झूठी शिकायत की थी, उसकी अटेंडेंस पूरी है कॉलेज में, लेकिन उसका दोस्त से चढ़ता है, वो चाहता नहीं है एडवोकेट रजिस्टर्ड हो जाए इसलिए उसकी शिकायत कर दी। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शिकायत करेगा, सबसे पहले शिकायत कहाँ करेगा, बार काउंसिल में करेगा, एक अपील बनाएगा, एक अपील पूरी तैयार करके, जैसे प्लीडिंग बनाते हैं इस तरह से अपील बना के पूरी तैयार करके फाइल कर देगा बार काउंसिल के, और बार काउंसिल उसके ऊपर पूरी सुनवाई करेगा। पहले जो भी उसकी कमेटी होगी वो उस पर सुनवाई करेगी, उसको बुला के पूछेंगे, उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अटेंडेंस शॉर्ट का मैटर आ रहा है, तो कॉलेज को लेटर डाला जाएगा, यूनिवर्सिटी से पूछा जाएगा, दोनों वेरीफाई कर देते हैं तो उसको अलाउ कर देंगे उसका रजिस्ट्रेशन को। अगर मान लो फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता है, बार काउंसिल उसके अपील को भी खारिज कर देता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो फिर वो क्या कर सकता है, फिर वो रिट पटिशन डाल सकता है हाई कोर्ट के अंदर। फिर आर्टिकल 226 का वायलेशन हो गया, ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो कहते हैं उसका वायलेशन हो गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, हाई कोर्ट चला जाएगा कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मुझे फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का, मैं वकील बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पर कोर्ट पूरी सुनवाई करेगी, उसकी ग्राउंड को चेक करेगी, किस बेसिस पर रिफ्यूज़ल किया गया है। अगर वो ग्राउंड करेक्ट पाए गए
तो हाई कोर्ट भी उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। अगर वो ग्राउंड में कुछ भी कमी पाई गई तो अलाउ कर दिया जाएगा, बार काउंसिल को डायरेक्शन दी जाएगी कि इसका रजिस्ट्रेशन कर दे। तो मान लो कि वो रिजेक्ट हो गया इसके अंदर, तो फिर वो क्या करेगा, अगेन जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है, हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन लगा सकता है। वहां पर भी उसका फैसला जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। ये फाइनल अथॉरिटी है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जो है। सुप्रीम कोर्ट में क्या लगाएगा, स्पेशल लीव पिटिशन। ऐसे केसेस के अंदर एसएलपी लगाई जाती है, स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की जाती है। तो वो पूरी सुनवाई करेगी उसकी, जैसे आपका सिविल कोर्ट करती है उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी। ठीक है, पूरी चीज़ों को चेक करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि गलत है तो उसको क्या करेगी, अलाउ कर देगी। लगता है नहीं सही है तो उसको फिर खारिज कर दिया जाएगा मैटर को। अगर फिर खारिज हो जाता है तो फिर वो एक बार और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन लगा सकता है। तो रिव्यू पिटिशन पे सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट दोबारा से, देखेगी। अगर उसको सही लगता है तो अलाउ कर देगी, नहीं तो कैंसिल तो है रजिस्ट्रेशन। तो ये पूरा प्रोसीजर है अगर किसी एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो। अगर कोई एक एडवोकेट जो मान लो दिल्ली की कोर्ट में रजिस्टर्ड है और अपने आप को यूपी की कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, ट्रांसफर कराना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो यूपी स्टेट बार काउंसिल है वो क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है एक एज एन एडवोकेट, और वो सारी क्वालिफिकेशन अगर पूरी करता है और वहाँ पे ट्रांसफ़र अलाउ है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके पास पूरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो उस स्टेट के लिए ज़रूरी है वो। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जिस भी वो प्रेजेंट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड, वाला दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो दिल्ली से वो एनओसी ले लेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसके मिसकंडक्ट कोई नहीं है एडवोकेट का, कोई कंप्लेंट शिकायत आई नहीं है बार काउंसिल में कभी। तो बार काउंसिल इजीली उसको एनओसी दे देगा। एनओसी लेने के बाद वो जाके उस स्टेट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म साइन कर देगा जिस स्टेट के अंदर उसका क्या है, रजिस्ट्रेशन वो कराना चाहता है, ट्रांसफ़र कराना चाहता है। तो नई वाली जो स्टेट होगी वो चेक करेगी उसकी कंप्लेंट्स वगैरह तो कोई मिसकंडक्ट की नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल हो जाएगा तो उसका नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, दिल्ली से यूपी चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि ये एक टाइम फ्रेम वेरिफिकेशन होती है, मैंने टाइम लिमिट है इसके अंदर, उसी टाइम में हो सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, फीस चाहिए, ऑब्लिगेशन कोई होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो एक एडवोकेट का पहले से ही केस चल रहा है दिल्ली में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, क्लाइंट ने शिकायत कर रखी है कि उसने उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उसका मिसयूज़ कर लिया, तो ऐसे एडवोकेट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, अलाउ ही नहीं करेगी, क्योंकि वो केस अभी चल रहा है। वो केस जब तक फैसला नहीं होगा, अगर वो दोषी पाया गया तो होगा ही नहीं, अगर वो निर्दोष पाया गया तो हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट फैसला तो होने दे। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट ऑफ एन एडवोकेट इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कोई भी एडवोकेट अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। अगला है, डिस्क्राइब द वेरियस बेसिस अपॉन विच द नेम ऑफ एडवोकेट कैन बी रिमूव फ्रॉम वन वन रोल ऑफ एडवोकेट। एक एडवोकेट का नाम कब काटा जाता है, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कब किया जाता है। कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाती है बार काउंसिल के थ्रू, तो उस डिसिप्लिनरी कमेटी में क्या एक्शन लिया जाएगा ये आपको बताना है। और व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, मतलब बार काउंसिल कैसे ये कमेटी बनाता है और ये कमेटी क्या क्या पनिशमेंट दे सकती है। तो पहले हम वेरियस कमेटीज जो बार काउंसिल के अंदर अलग अलग कमेटी बनती है उसको देख लेते हैं। अलग अलग कमेटी अलग अलग फंक्शंस के लिए बनाई जाती है जिनके अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर पहली कमेटी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी इम्प्लीमेंट करती है एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को, ये पॉलिसी फॉर्मेशन करती है, जैसे कोई कोर्ट की डेवलपमेंट, कोर्ट कॉम्प्लेक्स की डेवलपमेंट, चैम्बर्स के डेवलपमेंट, इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए डिसीजंस को ये लेती है। लीगल एजुकेशन कमेटी, लीगल एजुकेशन कमेटी जो होती है वो अप्रूवल देती है लॉ कॉलेजेस को, जो लॉ कॉलेज होते हैं जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगता है। जो भी करिकुलम डेवलपमेंट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, वो सब यही चेक करती है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। डिसिप्लिनरी कमेटी की बात करें तो ये एडवोकेट के जो डिसिप्लिन से जुड़ी हुई शिकायतें आती हैं उनको हैंडल करती है। जो भी डिसिप्लिन की शिकायतें आ रही है एडवोकेट की, इन्वेस्टिगेशन, कंडक्ट हेयरिंग और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। एनरोलमेंट कमेटी, एनरोलमेंट कमेटी का काम होता है नए एडवोकेट को एनरोल करना, ये एनरोलमेंट कमेटी का काम है। फाइनेंस कमेटी,
फाइनेंस कमेटी हर जो कोर्ट होती है, जैसे आपका साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, इन सब कोर्ट को फाइनेंस देती है उनके वेल बीइंग के लिए, उनको चलाने के लिए जो जरूरी है उसके लिए। रूल्स ऑफ कमेटी, कमेटी के जो है रूल्स भी बनाती है। रूल्स किससे रिलेटेड हो सकते हैं? प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ एडवोकेट, ठीक है, पर्पस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रूल, या कोई लीगल फ्रेम या लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए। अब स्टेट बार काउंसिल की बात करें तो जैसे दिल्ली का स्टेट बार काउंसिल है जिसमें दिल्ली की सारी कोर्ट्स आती है, तो ये एनरोलमेंट करता है। सबसे पहला काम तो इसका एनरोलमेंट का है, ये एनरोलमेंट का काम करता है। दूसरा काम क्या है? ये डिसिप्लिनरी कमेटी है, जो भी एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तीसरा, ये वेलफेयर कमेटी भी बनाते हैं। चौथा, लीगल एड कमेटी, लीगल एड कमेटी भी बनाई जाती है इनके थ्रू, जो ऐसे जो गरीब लोग हैं जो वकील हायर नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए ये फ्री वकील प्रोवाइड कराते हैं और वकीलों को ये पैसा देते हैं। जैसे दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA, इसी काम को करती है। अब है लिबर्टी कमेटी, सॉरी लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी क्या काम करती है? लाइब्रेरीज की मैनेजमेंट करती है। हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे एडवोकेट जो है नई चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हैं, नई बुक्स, नए अमेंडमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ से जुड़ी हुई सारी बुक जो होती है उनको देख सकते हैं। इलेक्शन कमेटी, जो बार काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं उनको मैनेज करने का काम इलेक्शन कमेटी करती है। अब ये सारी कमेटी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें से कोई भी कमेटी आपको 5 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन ए का उसमें पूछ सकता है। अगर हम प्रोसीजर की बात करें, पनिशमेंट ऑफ एन एडवोकेट टू केस ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो यहाँ पे इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, सबसे पहले डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होगी? कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन, कंप्लेंट देने की या इन्फॉर्मेशन देने की बात होगी। वो सारी काम जिम्मेदारी किसकी है? बार काउंसिल की है। रेफरल बाय द कोर्ट, अगर किसी भी केस को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी वकील ने कोर्ट की अवमानना कर दी, मतलब जज की शान में, जज के रिस्पेक्ट में कुछ मिसकंडक्ट कर दिए, तो वो रेफर कर देगा बार काउंसिल के पास वो केस एडवोकेट का। फिर उसको केस को कौन सुनेगा? बार काउंसिल सुनेगा, उसके मिसकंडक्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब है सो मोटो एक्शन। सो मोटो एक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कंप्लेंट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर बार काउंसिल को मिल जाती है तो उसके लिए वो एक्शन ले सकते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी की बात करें तो ये डिसिप्लिन के ऊपर काम करती है, जैसे कंपोजिशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सब काम इसका होता है। शो कॉज नोटिस, जिस भी एडवोकेट के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आई है तो सबसे पहले उसको 100 कॉज नोटिस इश्यू करके पूछा जाता है कि भाई ये जो आपकी कंप्लेंट है इसमें आप क्या अपना रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं, आप इसका क्या जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, तो इसमें एडवोकेट की तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाता है इस नोटिस का। इंक्वायरी एंड एविडेंस, अगर हम इंक्वायरी की बात करें, एविडेंस की बात करें, तो एडवोकेट को मौका दिया जाता है उसके खिलाफ जो भी इल्जाम है, मिसकंडक्ट के जो भी एलिगेशन है, उसमें हेयरिंग होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी उस पूरे मैटर को सुनती है, क्रॉस एग्जामिनेशन करती है, जो क्लाइंट कंप्लेंट कर रहा है या कोई और व्यक्ति जो वकील की कंप्लेंट कर रहा है उसको और वकील को सामने बैठा के पूछा जाता है, ठीक है। एविडेंस को देखा जाता है, चेक किया जाता है। फिर गिल्टी फाइंड किया जाता है, मतलब कौन गिल्टी है इस केस के अंदर, वो देखा जाता है, डिसीजन लिया जाता है और पेनल्टी इम्पोज की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एडवोकेट गिल्टी पाया गया, उसने मिसकंडक्ट किया अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगा देते हैं, जैसे 1 महीने के लिए सस्पेंशन, 1 साल के लिए सस्पेंशन, होल लाइफ के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड, या उसको मतलब एक पर्टिकुलर महीने के लिए उस कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में एंटर करने की परमिशन नहीं होगी, इस तरीके से। अब अगर कोई भी शिकायत हुई एडवोकेट की और एडवोकेट को सजा हो गई, तो एडवोकेट अपनी अपील लेके जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी के पास। वो कह सकता है कि भाई डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो एक्शन लिया वो करेक्ट नहीं है, और किस सेंस में करेक्ट नहीं है, इस तरह से करेक्ट नहीं है। रिव्यू पेटिशन, वो रिव्यू पेटिशन फाइल कर सकता है, ठीक है। रिव्यू पेटिशन भी फाइल कहाँ पे करेगा? बार काउंसिल या डिसिप्लिनरी कमेटी के पास ही फाइल करेगा। ग्राउंड्स फॉर रिव्यू, वो इसमें ये बताएगा कि वो इस चैलेंज को क्यों गलत कह रहा है, किस बेसिस पर उसने इसके अंदर रिव्यू पेटिशन लगाई है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कोई मीडिएशन, मान लो कोर्ट ने एक मीडिएटर को बैठा दिया कि क्लाइंट और वकील का समझौता करा दिया जाए, क्योंकि कमेटी को ऐसा लग रहा था कि शायद इस डिस्प्यूट के अंदर पर्सनल मतलब रिवेंज ज़्यादा है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कम है, तो वो एक मीडिएटर को बैठा देते हैं, मीडिएशन कमेटी के अंदर रेफर कर देते हैं। अब है लिमिटेशन पीरियड, तो इसका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है जिसके अंदर उस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर ही कंप्लेंट सुनी जाती है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है।
पब्लिकेशंस ऑफ नेम, नेम को पब्लिश करना, जैसे पब्लिक रिकॉर्ड। तो इस तरह के जो डिसिप्लिनरी कमेटी की प्रोसीड होती है उसके अंदर मेंशन किया जाता है पब्लिक रिकॉर्ड, और उसको पब्लिक रिकॉर्ड में पब्लिश भी किया जाता है। मतलब जिस भी एडवोकेट के खिलाफ ऐसा होगा तो बार काउंसिल उसको मतलब पब्लिश कर सकती है उस इंफॉर्मेशन को। प्रोटेक्ट फ्रॉम द सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी, किसी भी जो एडवोकेट है उसकी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी की प्रोटेक्शन करने का काम डिसिप्लिनरी कमेटी का होता है, और उसको ये लगता है कि ये जो एडवोकेट है वो ठीक है और उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पावर है वो क्या है, रिव्यू करना स्टेट बार काउंसिल के डिसीजन को। अगर स्टेट बार काउंसिल ने किसी भी एडवोकेट के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस रजिस्टर्ड कर दिया तो वो हायर कोर्ट में जाके मतलब बार काउंसिल के पास जाके उसकी कंप्लेंट कर सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। अब डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो कैसे बनाई जाती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कौन कौन लोग इसके मेंबर होते हैं। तो इसके अंदर कंपोजिशन अगर हम बात करें तो ये बार काउंसिल करती है, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। मतलब जैसे दिल्ली के बार काउंसिल में कोई हो रहा है, कोर्ट में कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो रहा है, तो दिल्ली की जो स्टेट बार काउंसिल है वो ऐसे कमेटी का कंपोजिशन करेगी। इसके अंदर कुछ सीनियर एडवोकेट होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं। अपॉइंटमेंट, जो मेंबर होते हैं डिसिप्लिनरी कमेटी के वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट बार काउंसिल के थ्रू, और इसके अंदर एक चेयर पर्सन होता है और ऑफिस बेरर होते हैं इस कमेटी के। कोरम, इसका कोरम क्या है, ये डिसीजन देता है मेजोरिटी ऑफ द वोट के बेस पर। फॉर एग्जांपल 6 मेंबर है तो 6 में से 4 किसी के पक्ष में अगर दे देंगे तो वो फैसला मान्य हो जाएगा। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी जो है इंडिपेंडेंट है कोर्ट से। लीगल एक्सपर्टाइज, इसमें ऐसे ही लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो अपने लीगल फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये गलती से 2 बार एक चीज लिख गई है इसमें, चेयरपर्सन, लीगल एक्सपर्टाइज के बाद गलती से 2 बार एक ही चीज लिख गई। चेयरपर्सन, इसमें चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है उन्हीं के बीच में से जो मेंबर अपॉइंट होते हैं उसके। अब ये किस तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं, अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करें तो ये रिपेयरमेंट ऑफ वार्निंग, ये वार्निंग दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इतना सीरियस नेचर का मिसकंडक्ट नहीं है तो वो एडवोकेट क्या करे, सॉरी कमेटी क्या करेगी, वार्निंग देके छोड़ देगी। ठीक है। अब है सेंसर, सेंसर इज अ मोर सीरियस फ्रॉम द रिबुक और द इम्प्लाइड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेमेशन ऑफ द एक्ट, इट मे इन्वॉल्व द फॉर्मल रिटर्न नोटिस। तो अगर कभी भी ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीरियस नेचर का हुआ तो फॉर्मल नोटिस दिया जाएगा उसको, फाइन इम्पोज किया जाएगा अथॉरिटी के थ्रू एडवोकेट के ऊपर, सस्पेंशन भी किया जा सकता है उसके। किसका सस्पेंशन किया जाता है, उस एडवोकेट के लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। रिमूवल फ्रॉम द रोल, उसका नाम जो है स्टेट लिस्ट में से रिमूव भी किया जा सकता है अगर बहुत सीरियस एलिगेशन उसके ऊपर हो मिसकंडक्ट के। कंपलसरी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, कई बार एडवोकेट को कुछ ट्रेनिंग कैंप, कुछ रिहेबिलेशन कैंप या किसी और तरह की जो है कैंप अटेंड करने के लिए भी ऑर्डर दिया जा सकता है। विद होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और उसके जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जैसे जैसे मान लो उसको 4 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, तो उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को होल्ड कर दिया जाता है। रिकवरी ऑफ कॉस्ट, उससे कॉस्ट की रिकवरी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई वो एडवोकेट करेगा, कोई और तरह की पेनल्टी भी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। अब जो प्रोसीजर है इस कमेटी का, वो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले ये कंप्लेंट रिसीव करता है, फिर उस कंप्लेंट के ऊपर स्क्रूटनी की कराई जाती है, यानी कि उस कंप्लेंटर को बुला के उससे एविडेंस लिए जाते हैं, फिर वकील को शो कॉज नोटिस दिया जाता है, फिर एडवोकेट अपना रिस्पॉन्स सबमिट करता है रिटर्न फॉर्म में, अपना रिस्पॉन्स देता है, फिर इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, फिर दोनों साइड के एविडेंस और विटनेसेस को बुलाया जाता है। वही सेम प्रोसेस है जो कोर्ट में किसी भी केस के लिए चलता है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाता है दोनों पार्टियों को, फिर कमेटी का डिसीजन आता है इसके ऊपर। और अगर वो एडवोकेट के पक्ष में होता है तो ठीक है, खत्म हो गया केस। अगर नहीं होता तो फिर पेनल्टी लगाई जाती है उसके, एडवोकेट के ऊपर फाइन लगा सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं उसके लाइसेंस को। इसके पास राइट टू अपील होता है, ये उसके अगेंस्ट अपील दे सकता है डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर ही। फिर पब्लिकेशन, इस ऑर्डर को पब्लिश किया जाता है कोर्ट में, मतलब जिस पर्टिकुलर कोर्ट से उसका रजिस्ट्रेशन है उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इस ऑर्डर को पब्लिश करने की जिम्मेदारी स्टेट बार काउंसिल की है। अब जो प्रोसीजर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो क्या है, जो भी केसेस स्टेट बार काउंसिल के उसके ऊपर रेफर होते हैं, यानी कि अपील एडवोकेट ने जो है बार काउंसिल के अपील अपील से सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट के फैसले से, तो वो अपील लगा देगा, कहाँ पे लगाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो बार काउंसिल क्या करेगी, बार काउंसिल ये करेगी कि उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस इशू कर देगी,
ठीक है, एडवोकेट को बुलाएगी, पूछेगी, इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू होगी, सेम वही प्रोसेस फिर दोबारा से आ जाएगा। फिर बार काउंसिल से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि उसके डिसिप्लिनरी कमेटी ने क्या एक्शन लिया था, क्यों लिया, क्या रीजन थे उसके पीछे। फिर राइट टू अपील दिया जाएगा एडवोकेट को, या फिर रिव्यू पिटिशन, वो दोबारा से बार काउंसिल के पास रिव्यू पिटिशन भी लगा सकता है, और वो भी अपने ऑर्डर को पब्लिश कर सकती है। अब वेरियस बेसिस अपॉन विच द नेम ऑफ एडवोकेट कैन बी रिमूव, एक स्टेट रोल में से एक एडवोकेट के नाम को कब रिमूव किया जा सकता है, कब उसका नाम काटा जा सकता है। तो जब वो एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हो, कोई क्रिमिनल कन्वेंशन उसके खिलाफ हो जाए, कोई मर्डर केस वगैरह ऐसा कुछ चल जाए एडवोकेट के, नॉन कंप्लाइंस नॉन कंप्लाइंस विद इनरोलमेंट कंडीशन, अगर वो इनरोलमेंट मान लो बाद में जाके पता लगे कि उस एडवोकेट की डिग्री फर्जी थी, तो ऐसे एडवोकेट का नाम भी हटाया जा सकता है। किसी अनफेयर या करप्शन प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन को वायलेट करते, बार काउंसिल के किसी नियम कायदे को ना माने, कोई उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या प्रेसिडेंट जो भी अथॉरिटी है उसके खिलाफ मिसकंडक्ट हो जाए, कोई प्रिविलेजेस का वो गलत इस्तेमाल कर ले जो एडवोकेट को प्रिविलेज मिली हुई है। इसके अलावा नॉन पेमेंट ऑफ बार काउंसिल ड्यूज, बार काउंसिल के जो ड्यूज है उसको पेमेंट ना करे, कोई फीस है, कोई एनुअल फीस है, कुछ और तरह का चार्ज है। फेलियर टू अपडेट इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने से फेल हो जाए, या कोई भी कोड ऑफ एथिक्स का वायलेशन कर दे, तो उसके नाम को यहाँ से काटा जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये अब मैंने 2 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में से करा दिए। बाकी हम इसको दोबारा से एक बार शाम को कर लेंगे, आप इसको पढ़ के रखना, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो 3-4 तक ही है जो रिपीट, बाकी तो एक ही क्वेश्चन ही है आगे